आप सभी का आज पीएन संधि डायोड की फॉरवर्ड वाइसिंग के लिए जैसे मैंने कहा था तो उसको आज हम लोग समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फॉरवर्ड वाइसिंग के लिए हमको पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को किसी विशेष विधि के द्वारा आपस में जोड़ा जाए। और ख़ास तौर से ध्यान रखिएगा कि इसमें आप एक पी टाइप सेमीकंडक्टर ले रहे हैं और आप एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। इनके द्वारा डिप्लीशन लेयर भी बन चुकी है जिसे हम अवक्षय परत कहते हैं। और इस अवक्षय परत में कोई भी आपका आवेश उपस्थित नहीं है, यानी कह रहे तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और इस अवस्था में अब हम इसको फॉरवर्ड वाइसिंग या अग्र अवनति पर जोड़ने जा रहे हैं। लास्ट वाली वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि आपको जब फॉरवर्ड वाइसिंग करनी होती है तब पी टाइप का जो सिरा है, इस सिरे को हम बैटरी के पॉजिटिव पोल से कनेक्ट करते हैं और इसके एंड सिरे को आप नेगेटिव पोल से कनेक्ट करते हैं। पी सिरा धन ध्रुव से और जो एन टाइप यानी एन सिरा है वो ऋण ध्रुव से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब जैसा हम बता चुके हैं कि कोटर जो होंगे वो इस तरीके से मैं खाली होल दिखा रहा हूँ। तो ये आपके मेजॉरिटी में है, बहुसंख्यक है पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर होल्स या कोटर बहुसंख्यक है, इनकी संख्या इलेक्ट्रॉनों की कंपैरिजन में ज़्यादा है। वहीं पर आप अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर में बात करें तो उनको मैं डार्क ब्लू में दिखा दे रहा हूँ। ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता पी टाइप की ओर होगी, यानी ये इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर जाएंगे और पी क्षेत्र के जो कोटर हैं वो एन टाइप एन क्षेत्र में या एन रीजन में आएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर एक चीज़ और देखी जाए कि इसके इंटरनली, जैसे मैंने पिछले बार आपको बताया था कि ये एक डिप्लेशन लेयर या पोटेंशियल बैरियर यहाँ पर बना दिया गया, ठीक है ना। तो इस पोटेंशियल बैरियर का मतलब ये है कि इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में स्थापित हो गया, जिसको हम ई आई से डिनोट करते हैं। इसको आप कह देते हैं इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड या ई आई से आप इसको दिखा दीजिए। ये कब है, जब आपका जो पीएन संधि जब आपने बनाई थी तो उसमें जो आवेश वाहक थे उन्होंने एक दूसरे को डिफ्यूज़ किया और डिफ्यूज़ करने पर यहाँ पे एक डिप्लेशन लेयर बनाई, साथ ही साथ एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड और अप्लाइड कर दिया। इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बाकी के जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स थे या पी टाइप में बाकी के बचे हुए जो होल्स थे अब वो एक दूसरे के लिए नहीं जा रहे। कहने का मतलब हुआ कि इस पोटेंशियल बैरियर को पार करने के लिए अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको अगर इस क्षेत्र में आ रहा है तो उतना पोटेंशियल चाहिए, इस क्षेत्र में जो कोटर हैं उनको एन टाइप में आने के लिए उतना पोटेंशियल चाहिए। व्हेन यू अप्लाई द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ दिस बैटरी, तो यहाँ पर क्या होगा कि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पी से एन की तरफ होता है, ठीक है ना। तो ये आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर रहे हैं तो जब इसकी वैल्यू ई आई से ज़्यादा हो जाएगी तब यहाँ पर करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। इसके प्रॉपर्टीज़ में आप इसका करेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, जहाँ पर आपको पोटेंशियल फॉरवर्ड वाइसिंग में जो वोल्टेज आप दे रहे हैं वोल्टेज के सापेक्ष उसकी करंट में कितना वृद्धि हो रही है उसका मान ग्राफ के दौरान प्लॉट करते हैं, ठीक है। ग्राफ की अगर बात की जाए तो बी और आई के बीच में ग्राफ बनाया जाता है, उस ग्राफ के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। करेक्टरिस्टिक्स या अवलक्षण वक्र जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको उसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से पीएन संधि डायोड में फॉरवर्ड वाइसिंग कार्य करती है, ठीक है ना। तो जब आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो क्या होगा, जैसे मैंने बताया था कि पॉजिटिव सिरा है, ये होल्स के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये इसको रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये जो होल्स हैं वो एन क्षेत्र की तरफ जाएंगे, यहाँ से एन क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पी क्षेत्र की तरफ जाएंगे क्योंकि ये सिरा भी नेगेटिव है, ये इस पर रिपल्शन लगाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। होल जाएगा इलेक्ट्रॉन की तरफ, इलेक्ट्रॉन जाएगा होल की तरफ। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन एक होल के साथ आपका डिफ्यूज़ होगा, उसके साथ उदासीन होगा, उसी समय यहाँ पर, ठीक है ना, यानी बैटरी के पॉजिटिव सिरे पर यहाँ पर एक कोवलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध ब्रेक होगा। सहसंयोजक बंध जब ब्रेक होता है तब वहाँ पर दो चीज़ें बनेंगी, एक तो होल बनेगा और बनेगा एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लीजिए डिफ्यूज़ हुआ एक इलेक्ट्रॉन और एक होल, उसी समय यहाँ पर इसके इस सिरे पर एक सहसंयोजक बंध ब्रेक होगा और उस ब्रेकिंग से क्या होगा, एक नए होल और एक नए इलेक्ट्रॉन का निर्माण होगा।
तो जो इलेक्ट्रॉन है होल तो जाएगा आपका इस क्षेत्र की ओर, ये संधि की ओर जाएगा, वहीं पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस सिरे से होता हुआ धन सिरे में प्रवेश कर जाएगा। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस तरफ और जो करंट होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में बहती है, तो करंट आपकी फ्लो होनी शुरू हो जाएगी इस दिशा में। इलेक्ट्रॉन आएंगे इस तरफ, करंट जाएगी आपकी इस तरफ। ठीक है, तो ये जो सिंबल मैंने शो किया ये इलेक्ट्रॉन का शो किया, आपको इलेक्ट्रॉन का दिखाया। ठीक इसी समय क्या हुआ कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलता हुआ इस सिरे में प्रवेश कर जाएगा, यानी एन टाइप क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाएगा। तो जैसा आप देख रहे हैं कि ये प्रक्रिया चली कैसे, इस प्रक्रिया के चलने के पीछे क्या है कि इलेक्ट्रॉन गया होल के साथ डिफ्यूज हुआ, ठीक इसी समय एक कोवलेंट बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ और उस कोवलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से जो होल बना वो एन क्षेत्र की तरफ गया, इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन ध्रुव से न प्रवेश किया। भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, बैटरी के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन आकर यहाँ सबमिट हुआ और वही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता हुआ यहाँ पर प्रवेश कर जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पर एक नया होल बन गया और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है ये चलता हुआ यहाँ से एंटर करेगा, यानी ये दोनों फिर यहाँ पर आकर डिफ्यूज होंगे और यही प्रक्रिया लगातार क्या रहती रहेगी आपकी, चलती जाएगी। ठीक है, तो आपने ये देखा कि इसमें किस तरीके से फॉरवर्ड वाइसिंग के लिए काम किया जाता है। इसी को अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करें तो ग्राफ की प्लॉटिंग के लिए हम एक वक्र खींचेंगे और ये वक्र होगा पोटेंशियल और करंट के बीच में। ठीक है ना, इसके सिरे के बीच में आप एक पोटेंशियल यानी वोल्ट मीटर लगाइए और वोल्ट मीटर के द्वारा हम धारा का मेजरमेंट करते हैं और एमीटर के द्वारा करंट यानी विद्युत धारा का मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, वोल्टेज से विभव नापोगे और एमीटर से करंट नापेंगे। इसका प्रैक्टिकल भी आपके सिलेबस में है। ठीक है, लास्ट टाइम बच्चे आए थे तो उन्होंने भी देखा था, तो इस बार आपकी और भी अच्छी समझ में आएगा कि किस तरीके से वो किया जाएगा। तो अब हम इसके अगले स्टेप में आपको इसकी करेक्टरिस्टिक्स बताते हैं कि वो वक्र कैसे प्राप्त होता है। लाक्षणिक वक्र को अगर हमें समझना है तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपने एक ग्राफ की प्लॉटिंग की, ठीक है, ये एक्स एक्सिस लिया और यहाँ आपने लिया वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस लेने में यहाँ पर ये आपका ऑरिजिन या मूल बिंदु कहलाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आपको 1-1 सेंटीमीटर के जो बड़े खाने दे रखे होते हैं, ठीक है, उन पे इंडिकेशन कर लेते हैं जिस तरीके से भी वोल्टेज आपको वहाँ पर इंक्रीज करने होंगे। ठीक इसी तरह से यहाँ पर करंट को लेना होगा। ठीक है, मिली एम्पियर में करंट आपको यहाँ पर मिलेगी, तो यहाँ मिली एम्पियर इंडिकेट कर दीजिए। ठीक इसी तरह से यहाँ पर वोल्टेज ले लीजिएगा, तो वोल्टेज के लिए मैं थोड़ा मान लेता हूँ यहाँ पे कि 0.2 है, 0.4 है, अगले पर 0.6 है, 0.8, 1 वोल्ट सो। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर करंट भी आपका इंक्रीज होते हुए दिखाएंगे। यहाँ पर 0.2 एम्पियर, 0.4 एम्पियर मिली एम्पियर, 0.6 मिली एम्पियर, 0.8 और ये 1। ठीक है, आगे तक और रीडिंग भी आप ले सकते हैं। अब जरा देखिए, जब स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में ये ई और ये ई, ठीक है, यहाँ पर जब आप पोटेंशियल बढ़ाएंगे तब आपको कोई रीडिंग नहीं मिलेगी, या मिलेगी भी तो बहुत सूक्ष्म धारा आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि जब तक इस ई का मान ई आई से ज़्यादा नहीं होगा कंडक्शन स्टार्ट नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा जो आपको दिखाई दे। ठीक है, जो मिली एमीटर इसमें लगा हुआ होगा वो आपको कोई भी रीडिंग अवेलेबल नहीं कराएगा। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे कि 0.2 पर भी आपको कोई करंट नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो बहुत सूक्ष्म धारा आप यहाँ पर इंडिकेट करेंगे। फिर 0.4 वोल्ट किया, 0.4 वोल्ट का मतलब हुआ कि मान के चलिए कि इंटरनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका उसका पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल वैल्यू लगभग 0.7 होता है सिलिकॉन के लिए। ठीक है ना, तो जब आप इससे ज़्यादा अप्लाइड करेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, तब आपको यहाँ पर करंट का धारा का मान आपको ज़्यादा मिलेगा। तो अब आप पाएंगे कि जब पोटेंशियल 0.7 से बढ़ता है, ठीक है, 0.6 पे गए और 0.8 पर जैसे आएंगे वैसे ही करंट एकदम आपका रेज होने लगेगा, यानी मिली जो एमीटर है उसमें धारा का जो मान है वो आपको एकदम बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। तो यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक धारा का जो मान कम आ रहा है, बहुत क्षीण आ रहा है, वो है कि जब तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र का मान इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा नहीं होगा, तब तक जो कंडक्शन है वो प्रॉपर वे में नहीं होगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ही इलेक्ट्रिक, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक के वेरिएशन में आपकी करंट नहीं मिली है, उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक में धारा का मान एकदम बहुत ज़्यादा रेज हुआ,
तो यहाँ पर जो है ये वाला जो फॉरवर्ड वाइसिंग पर इस तरह के करेक्टरिस्टिक्स या इस तरह के अभिलाक्षिक वक्र आपको प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो अब ये रहा आपका फॉरवर्ड वाइसिंग का पूरा मैटर। इसके बाद जस्ट हम लोग पढ़ेंगे रिवर्स वाइसिंग पे क्या हुआ, रिवर्स वाइसिंग की करेक्टरिस्टिक्स कैसी मिलती है। थैंक यू।